Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss kinds of negotiable instruments, business law second chapter 2 BCom fourth sem. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ join it. Other kinds of bills. लास्ट लेक्चर में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के दो मेन टाइप किए थे, एक तो इनलैंड बिल एंड दूसरा फॉरेन बिल। इनलैंड बिल कौन से बिल थे? जिनमें जो ड्रॉवर है एंड ड्रॉई है दोनों सेम कंट्री से बिलोंग करेंगे। और फॉरेन बिल कौन से बिल होते हैं? जिनमें जो ड्रॉवर एंड ड्रॉई क्या होंगे, दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करेंगे। इनके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि एकोमोडेशन बिल, ट्रेड बिल, क्लीन बिल, इनकम्प्लीट बिल, अनडेटेड बिल, तो ये सब। तो सबसे पहले है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल वो बिल होते हैं जिनको ड्रॉन किया जाएगा विदाउट एनी एक्चुअल कंसिडरेशन, और ये मेनली ड्रॉन किए जाते हैं ताकि जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनकी हेल्प की जाए। जैसे कि अगर एक्स और वाई, एक्स क्या है? बायर, और वाई क्या है? सेलर। इट मीन्स दोनों के बीच में क्या हुई? ट्रांजैक्शन हुई, ट्रेड हुआ। जब ट्रांजैक्शन होती है, कोई ट्रेड होता है, तो उस टाइप के बिल को तो हम कहते हैं ट्रेड बिल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कंसिडरेशन है कि सेलर को जो बायर से पेमेंट है वो रिसीव करनी है, इसीलिए सेलर ने बिल को ड्रॉ किया और एक्स को दे दिया। एक्स ने साइन करके उस बिल को एक्सेप्ट किया और वाई को दे दिया, ताकि बाद में वो उस बिल को क्या कर सके? इन कैश करवा सके और उसको जो पेमेंट है, कंसिडरेशन है, वो रिसीव हो जाए। लेकिन एकोमोडेशन बिल क्या है? ट्रेड बिल के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती। जो ड्रॉवर एंड ड्रॉई है उनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। इनफैक्ट जो ड्रॉवर एंड ड्रॉई हैं वो दोनों क्या होते हैं? या तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। बस एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जो बिल को ड्रॉन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई दोनों क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो जो एक्स है वो क्या करता है? बिल को लिखेगा। तो बिल को लिखने वाला कौन हो गया फिर? ड्रॉवर। और उसने क्या करा? बिल को लिख के वाई को दे दिया, वाई ने उस बिल पे साइन किए, तो वो बन गया ड्रॉई। तो अब जो एक्स के पास BR आया है, इस BR को वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा और जो मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट से पहले बिल को विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, बिल को उसने मैच्योरिटी डेट से पहले विड्रॉ कर लिया, कैश में कन्वर्ट किया, और जो भी कैश इनके पास आएगा उस कैश को एक्स एंड वाई दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। और जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो उस टाइम पे जो वाई है वो अपना जो शेयर है वो एक्स को पेमेंट करेगा, और उस बिल की जो पेमेंट है फिर वो बैंक को हो जाएगी। बस मेन मोटिव यही है कि दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस तरह के बिल को कहा जाएगा एकोमोडेशन बिल। सेकंड टाइप क्या है? इनकॉइट बिल। इनकॉइट बिल भी कह सकते हैं और इसको हम इनकम्प्लीट बिल भी कह सकते हैं। इट मीन्स कि इस बिल में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट नहीं है। When any person signs, stamp and deliver to another person a totally blank or an instrument which is only partly filled up and authorize such person to fill up the remaining part of the instrument. Such an instrument is known as an inchoate bill या inchoate instrument. तो जब एक पर्सन क्या करता है? साइन करता है, स्टैम्प करता है, डिलीवर करता है अनदर पर्सन को, एक इंस्ट्रूमेंट दिया, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या था? या तो टोटली ब्लैंक हो सकता है कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन उसने फिलअप नहीं की, या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसमें जो पार्टली इंफॉर्मेशन है वही फिलअप है, और वो जिस पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है उस पर्सन को क्या दे दी? परमिशन दे दी, उसको ऑथोराइज कर दिया, पावर दे दी कि वो जो भी रिमेनिंग पार्ट है इंस्ट्रूमेंट का उसको फिलअप करे। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कहा जाएगा इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट। और जिस पर्सन ने इस इंस्ट्रूमेंट पे साइन किया है वही उस इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइबल होगा। इट मीन्स कि जो इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि मेकर जिसने बिल को लिखा था, तो वो इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या हो जाएगा? मतलब वो एज अ प्रूफ
उसने उसके पास रहेगा कि जो भी अगर बाद में कोई भी गड़बड़ हुई तो जो मेकर है वो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइबल रहेगा। और उसने ट्रांसफरी को राइट दे दिया कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करे। इनकॉइट बिल को याद करने के लिए आप एक एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो जो रियल लाइफ पे बेस्ड है, बट मतलब कि इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट वैसे आपको याद रहेगा कि इनकॉइट बिल कौन से बिल होते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि जो बिल गेट्स हैं, रिचेस्ट जो पर्सन उनकी कैटेगरी में आते हैं, तो उनके इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आपकी जो सक्सेस का राज क्या है। तो उन्होंने क्या करा, उस टाइम पे उनको आंसर नहीं किया और उनको एक जो ब्लैंक चेक था वो प्रोवाइड कर दिया, उस पर साइन करके दे दिया और कहा कि आप इस ब्लैंक चेक में जितना मर्जी चाहो उतना अमाउंट फिलअप करके विड्रॉ कर सकते हो, और ये कोई प्रैंक नहीं है, मैं आपको जो अमाउंट है वो एक्चुअल में पे करूँगा। तो उस रिपोर्टर ने वो चेक को लिया, थोड़ा सा सोचा और उसने उस चेक को वापस कर दिया। तब बिल गेट्स ने कहा कि मेरी सक्सेस का राज यही है कि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। जैसे आपने इस टाइम जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको प्रोवाइड की थी वो आपने मिस कर दी। तो इनकॉइट बिल आप उसे कनेक्ट करके मतलब याद कर सकते हो प्रॉपरली कि इनकॉइट बिल वो बिल होते हैं जिनको या तो पूरे ब्लैंक होंगे या फिर इंफॉर्मेशन पार्टली फिलअप होगी और वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करेगा और उसको ऑथोराइज करता है कि वो जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो उसको फिलअप करे। थर्ड टाइप है अनडेटेड बिल। नेम से सजेस्ट हो रहा है कि एक ऐसा बिल होगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिस पे डेट मेंशन नहीं है। सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जो होल्डर होगा अनडेटेड इंस्ट्रूमेंट का वो एंटर कर सकता है डेट ऑफ ड्राइंग को या फिर एक्सेप्टेंस की डेट को। इस केस में जो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है वो अपने फ़ायदे के लिए जो रॉन्ग डेट है उसको भी एंटर कर सकता है, लेकिन फिर भी उस डेट को करेक्ट कंसीडर किया जाएगा जब तक कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसके अगेंस्ट नहीं होती। यानी कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट अगर सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लाई करता है, पूरा करता है, तब उस बिल को भी करेक्ट समझा जाएगा। यानी उसके अंदर जो उसने डेट चाहे इनकरेक्ट फिलअप करी हो अपने फ़ायदे के लिए, बट फिर भी अगर वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेगा तो वो बिल एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा, और ये सेक्शन 18 के अंदर आता है। फोर्थ इज एम्बिग्यूस बिल। एम्बिग्यूस बिल वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको इस मैनर में लिखा जाता है कि हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ प्रोमिसरी नोट एज वेल एज बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट इस तरह से ही लिखा जाएगा, अगर आप किसी को दोगे तो आप उसको एज अ प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हो और बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हो, और वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस पे। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कहा जाएगा एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। इस केस में जहाँ पे जो ड्रॉवर है, ड्रॉई है, वो दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं, या फिर ड्रॉवर क्या है जो फिक्टिशियस पर्सन है। फिक्टिशियस पर्सन मतलब नाम मात्र का पर्सन है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो ड्रॉवर है वो एक ऐसा पर्सन है जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। और कौन सा पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं होता, जो मेंटली एबल मतलब कि प्रॉपरली मेंटली ठीक नहीं है, मेंटली एबल नहीं है, या फिर जिसको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि वो इमेच्योर हो। तो ऐसे मतलब कि जो भी क्वालिफिकेशन होती है एक कॉम्पिटेंट पर्सन की जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा, अगर उनमें से किसी भी एक कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स कि वो पर्सन कैसा है, इनकॉम्पिटेंट है। अगर वो ड्रॉवर हुआ तो उस केस में भी जो एम्बिग्यूअस बिल है, इंस्ट्रूमेंट है, वो इसी मैनर में प्रोवाइड किए जाएंगे कि उनको एज अ प्रॉमिसरी नोट, एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा वो प्रॉमिसरी नोट भी ट्रीट कर सकता है उसको, और एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज भी। वो उसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्या ट्रीट करना चाहता है, और ये सेक्शन 17 के अंडर आएगा। फिफ्थ इज फिक्टिशियस बिल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने 3 पार्टीज को डिस्कस किया था। एक होता है ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। जो ड्रॉवर एंड पेई है वो सेम पर्सन भी हो सकते हैं और डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। तो जिस केस में जो बिल के ड्रॉवर हैं, ड्रॉई हैं या पेई हैं, इन तीनों में से कोई भी पार्टी, एक पार्टी अगर वो फिक्टिशियस पर्सन हो जाए या फिर ऐसा पर्सन जो अभी अलाइव नहीं है, तो इंग्लिश एक्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के जो बिल होंगे वो बेरर टाइप के होंगे। इट मीन्स कि वो उनको एज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो बेरर इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे।
इंडिया के अंदर जो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो ड्रॉवर हो, ड्रॉई हो या फिर पेई हो, अगर वो फिक्टिशियस पर्सन है तो उस तरह के जो बिल होंगे वो एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगर फिक्टिशियस बिल होते हुए भी अगर कोई बिल ऐसा है जो फिक्टिशियस है, उस केस में भी जो उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा उसके राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सिक्स्थ इज डॉक्यूमेंट्री बिल। नेम से ही सजेस्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट्री बिल मीन्स डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच्ड होंगे। A documentary bill of exchange is one which is accompanied by documents such as the shipping document, bill of lading, insurance policy, invoice, etc. And these documents are released by the bank only on the acceptance or payment of the bill as the case may be। तो डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज वो बिल होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड किया जाता है, जैसे कि शिपिंग डॉक्यूमेंट हो गए, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, इन्वॉइसेस हो गए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तभी रिलीज़ किया जाएगा बैंक के द्वारा जब जो पेमेंट है वो या फिर एक्सेप्टेंस है बिल की वो रिसीव हो जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्री बिल होते हैं वो कब इशू किए जाते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड में इशू किए जाते हैं। देखो प्रोसेस क्या होता है, एक तरफ क्या है एक्सपोर्टर, दूसरी साइड क्या है इंपोर्टर। एक्सपोर्टर को हम क्या कह सकते हैं? सेलर, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया है, ट्रांसफ़र किया है इंपोर्टर को। और इंपोर्टर क्या हो गया फिर? बायर, जिसने इंपोर्ट किया है गुड्स को। तो जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा? बिल को ड्रॉन करेगा, उसने बिल को लिखा और बिल के साथ क्या करा? जो डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि शिपिंग डॉक्यूमेंट हो गया, बिल ऑफ लेडिंग है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, इनवॉइसेस है, इन सब को अटैच कर दिया। अब क्या होगा कि जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो इंपोर्टर के बैंक में जाएगा और उस बिल के बदले में जो भी या तो उस बिल की एक्सेप्टेंस या फिर पेमेंट है उसको कलेक्ट करेगा। और फिर उसी के बाद जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी या पेमेंट रिसीव हो जाएगी, उसी के बाद जो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इंपोर्टर को रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये होता है डॉक्यूमेंट्री बिल। सेवेंथ इज एंड डॉक्यूमेंट्री बिल के अपोजिट ही क्या है? क्लीन बिल। क्लीन बिल वो बिल होते हैं जिनके मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, सिर्फ बिल ही होता है। सेवेंथ इज बैंकर्स ड्राफ्ट। It is a bill of exchange in which a bank order its branch or another bank as the case may be to pay a specified amount to a specified person or to the order of the specified person। तो बैंकर ड्राफ्ट में क्या होता है? वो बिल होते हैं जिनमें एक बैंक ऑफ क्या करता है? ऑर्डर करेगा, या तो उसकी ब्रांच को ऑर्डर करेगा या फिर अनदर बैंक को ऑर्डर करेगा कि जो स्पेसिफाइड पर्सन को जो स्पेसिफाइड अमाउंट है उसकी पेमेंट करते। इसको हम अगर थोड़ा सा और ब्रीफली या फिर थोड़ा सा सिंपली वे में अगर समझे तो बैंकर ड्राफ्ट क्या होता है कि एक पर्सन है ए, उसने क्या करा? बैंक को पेमेंट कर दी। ठीक है, कि बैंक में जो पैसे हैं वो जमा करा दिए और उस पेमेंट के बदले में उसने क्या करा? एक बैंक का जो ड्राफ्ट है वो रिसीव करा। अब जो ये ए है ना, इस बैंक ड्राफ्ट के थ्रू किसी भी पर्सन को पेमेंट कर सकता है। उसने बी को ये बैंक ड्राफ्ट है वो दे दिया। अब बी क्या करेगा? उस बैंक ड्राफ्ट को किसी भी बैंक में जमा करवा सकता है, या तो वो वही बैंक हो सकता है, उसकी ब्रांच भी हो सकती है, सेम बैंक भी हो सकता है और उस बैंक की ब्रांचेस भी हो सकती हैं, या फिर अगर उस बैंक का किसी और बैंक के साथ लिंक है तो वो दूसरे बैंक में भी उस ड्राफ्ट को मतलब डिपॉजिट करवा के अमाउंट को रिसीव करेगा। इसको हम प्रीपेड बिल भी कहते हैं। प्रीपेड क्यों? क्योंकि जो ए है ना, उसने बैंक में जो पेमेंट है वो एडवांस में पे कर दी, इसीलिए। तो ये होता है बैंकर्स ड्राफ्ट। थर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज चेक। चेक क्या होता है? अ पीस ऑफ पेपर जिसको बैंक के द्वारा प्रिंट किया जाता है कि जो पर्सन है उसको एज ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को पेमेंट करनी है तो वो चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता है। एक बार हम जो टाइप्स ऑफ चेक है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है? बियरर चेक। बियरर चेक वो चेक होते हैं जिन पे जिस पर्सन को इशू किया गया है उस पर्सन का जो नेम है वो स्पेसिफाइड नहीं होता।
इट मीन्स कि जिस पर्सन के पास वो चेक है, जो चेक का होल्डर होगा, वो बैंक में जाएगा, चेक को डिपॉजिट करवाएगा और जो बैंक है उसको पेमेंट कर देगा बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। इट मीन्स वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि वो जिसको पेमेंट कर रहा है वो ट्रू पर्सन है कि नहीं है। जो भी होल्डर होगा उस चेक का, उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। सेकंड क्या है, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होगा, नेम स्पेसिफाइड होगा। तो नेम स्पेसिफाइड होगा, इट मीन्स कि जो पर्सन उस चेक को लेके जाता है बैंक में, तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, उसकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करेगा कि इशूअर से वो कंफर्म करेगा कि क्या जिसको पेमेंट रिलीज कर रहा है कि वो ऑथेंटिकेट पर्सन है या फिर नहीं है। तो ये होता है ऑर्डर चेक जिसमें नेम स्पेसिफाइड हो। बियरर चेक में नेम स्पेसिफाइड नहीं होता, बैंक जो भी होल्डर होगा उसको पेमेंट रिलीज कर देगा। लेकिन ऑर्डर चेक में क्या होता है कि बैंक पेमेंट करने से पहले ऑथेंटिकेट करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी पर्सन जिसको पेमेंट वो कर रहा है कि वो सही पर्सन है या फिर नहीं। थर्ड क्या है, क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक में क्या होगा कि इसके इन चेक के जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होते हैं वहां पे क्या होंगे, पैरेलल लाइन बनी होगी। इट मीन्स कि जो इस चेक को, नेम तो स्पेसिफाइड होता ही है, नेम तो मेंशन होगा कि जिसको वो चेक इशू किया गया है। साथ में जो क्रॉस चेक होते हैं उनको सिर्फ ड्रॉई के बैंक से ही विड्रॉ किया जा सकता है, कि जो भी ड्रॉअर होगा वो क्या करेगा, ड्रॉई के बैंक से ही जो पेमेंट है उसको विड्रॉ कर सकता है। तो ये होते हैं क्रॉस चेक। फोर्थ टाइप क्या है, ओपन चेक। ओपन चेक को हम क्या कह सकते हैं, अनक्रोस्ड चेक। इनका सेकंड नेम है अनक्रोस्ड चेक। इनमें क्या होगा कि जो भी ड्रॉअर है वो पेमेंट को किसी भी बैंक से विड्रॉ कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो ड्रॉई के बैंक से ही पेमेंट को विड्रॉ करे। ये होते हैं ओपन चेक। फिफ्थ क्या है, ट्रैवलर चेक। तो जो ट्रैवलर चेक है, नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ऐसे चेक होंगे जिनको ट्रैवलिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है, कि अगर कोई पर्सन है उसको कैश कैरी नहीं करना तो वो जो ट्रैवलर चेक है वो उनको बैंक से रिसीव करेगा और फिर जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है उसी बैंक की जो भी ब्रांचेज होंगी, जो या आसपास के बैंक लोकेटेड होंगे, वहाँ से जो कैश में उन चेक को कन्वर्ट करा लेगा। और इन चेक की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। इट मीन्स कि अगर आप ट्रैवलिंग करने गए हो और वहाँ पे आपका जो ट्रैवलर चेक है वो यूज़ नहीं हुआ, वो आपका ऐसे ही रह गया, तो नेक्स्ट टाइम भी आप उसी चेक को यूज़ कर सकते हो। कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है, जितना मर्जी चाहे उतने टाइम के बाद भी आप उस चेक को इन कैश करवा सकते हो। पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड वो चेक होते हैं जिनकी जो डेट होगी वो बाद की होगी। अगर जिस टाइम पे आपको जो चेक रिसीव हुआ है तो आप उसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो बैंक क्या करेगा, अगर आपने मान लो कि चेक आज रिसीव हुआ, ठीक है, मान लो कि 24 डेट को, आपको जो भी डेट थी 24 को रिसीव हुआ और आप उसको बैंक में लेके चले जाते हो, बट उसकी जो पेमेंट है वो 28 को रिसीव होनी है, तो ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया। 24 को अगर आप बैंक में उसको डिपॉजिट कराओगे तो बैंक आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, वो पेमेंट को रिलीज़ नहीं करेगा। वो चेक वैलिड तभी होगा जो डेट उस चेक पर मेंशन है, उसी डेट को वैलिड माना जाएगा। तो इस तरह के जो चेक होते हैं वो पोस्ट डेटेड चेक होंगे। और क्या है, स्टेल। स्टेल चेक कौन से चेक होते हैं जिनकी जो डेट है वो आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद आएगी, ठीक है, वो स्टेल चेक होते हैं। एक और होता है सेल्फ चेक। तो जो सेल्फ चेक होते हैं उन पे जो वर्ड है सेल्फ वो मेंशन होगा और इन चेक को जो ड्रॉई के द्वारा स्पेसिफिक मतलब इशू किया जाता है और जो ड्रॉई के बैंक से ही इन चेक को विड्रॉ किया जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और सेक्शन 6 के अंडर है। तो चेक क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया गया है और जो इसकी पेमेंट होगी वो डिमांड पे हो जाएगी,
कि जिस टाइम पे उस चेक को रिप्रेजेंट किया जाएगा बैंक में, मतलब डिपॉजिट कराया जाएगा, तो उस टाइम पे जो उसकी पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगी। और पेमेंट किस मैनर में होगी, किस बैंक से रिसीव होगी, वो डिपेंड करता है किस टाइप का चेक आपको मिला है। अ चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो जैसे कि प्रॉमिसरी नोट था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, सेम चेक भी क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। और ये राइटिंग में होते हैं, ड्रॉन बाय अ कस्टमर ऑन हिज बैंक रिक्वेस्टिंग द स्पेसिफाइंग बैंक टू पे ऑन डिमांड अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन नेम्ड इन द चेक और टू द बेरर और टू द ऑर्डर ऑफ अ स्टेटेड पर्सन। तो कस्टमर ने जिस भी पर्सन को पेमेंट करने के लिए जो चेक इशू किया है, वो बेरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की तरह भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, अपने ही बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि उस चेक के थ्रू अगर जो सेलर है जिसको उसने चेक दिया है, तो वो उसको पेमेंट मतलब कैश में कन्वर्ट करा सकता है। अ चेक बीइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट पोजेस द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अगर एक चेक को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं तो जो रिक्वायरमेंट्स है उसके पोजेस करनी चाहिए, यानी कि उस चेक में ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, चेक मस्ट बी ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, तो स्पेसिफाइड बैंकर होगा। और दूसरा क्या है, चेक मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड, तो जब डिमांड की जाएगी उसे टाइम पे उस चेक की पेमेंट होगी। थर्ड क्या है, चेक मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर, तो ड्रॉवर के साइन होने चाहिए। विदाउट साइन के जो चेक की पेमेंट है वो बैंक रिलीज नहीं करेगा। अ चेक मस्ट बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो जो चेक है वो अनकंडीशनल होता है। अ चेक मस्ट बी डेटेड, इट कैन बी पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड चेक आपको मैंने बता ही दिया, तो डेट भी मेंशन हो सकती है कि ऑन डिमांड उस चेक को विड्रॉ कराया जा सकता है, कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। बैंक है जैसे ही आप उसको प्रेजेंट करोगे तो इमीडिएटली आपको जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगी। और पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है कि जो डेट स्पेसिफाइड है, मेंशन है चेक के ऊपर, उसी डेट को वो चेक वैलिड होगा। उससे पहले जो बैंक है वो प्रोसेसिंग करेगा बट पेमेंट को रिलीज नहीं करेगा। पेमेंट ऑफ चेक, तो कस्टमर ने जिस चेक को ड्रॉन किया है, जिसके वो पेमेंट है वो कंसर्न्ड है, तो जो पेइंग बैंकर है उसके पास हमेशा क्या होंगे, कुछ विशेष अधिकार होंगे, वो प्रिविलेज्ड पोजीशन में होगा। तो जैसे 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 ओपन चेक की अगर वो पेमेंट करता है, चाहे वो बियरर चेक हो या फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, अगर जो बैंकर है उसने पेमेंट कैसे करी, केयर मतलब बड़े ही ध्यान से करी है, डिलीजेंस करी है, प्रॉपरली उसने सिग्नेचर को अच्छे से मैच किया है, और जो एप्रोप्रिएट फॉर्म में पेमेंट हुई है, प्रॉपर काउंटर पे हुई है, तो सेक्शन 85 के अंडर जो बैंकर की लाइबिलिटी होगी उस चेक को लेके, वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो क्रोस्ड चेक होते हैं वो हमेशा अनदर बैंक को पे किए जाएंगे और इनको बैंक काउंटर पे इनकैशेबल नहीं कराया जाता। इसके अलावा जो अगर स्पेशल क्रॉसिंग चेक होते हैं उनकी जो पेमेंट होगी वो सिर्फ उसी बैंक को की जाएगी जिसके फेवर में उस चेक को क्रॉस किया गया था। तो सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग जो बैंकर है उसकी लाइबिलिटी एब्सोल्ड हो जाएगी कब, जब क्रोस्ड चेक की जो पेमेंट है वो अनदर बैंक को कर दी, या फिर अगर वो स्पेशली क्रोस्ड चेक है उस केस में जो पेमेंट है उस बैंक को कर दी जिसके फेवर में उस चेक को क्रॉस किया गया था, या फिर उस बैंक के एजेंट को पेमेंट हो चुकी है। तो सेक्शन 126 के अंडर ये भी कंटेन किया गया है कि जो क्रोस्ड चेक है उसके अलावा मतलब जो एजेंट के फेवर में जो क्रोस्ड चेक है वो किया गया था, या फिर एक ऐसा चेक है जिसके अंडर एक से ज़्यादा जो स्पेशल क्रॉसिंग्स हैं, तो जो पेइंग बैंक होगा वो पेमेंट करने से, जो चेक की पेमेंट करने से भी रिफ्यूज़ कर सकता है। और सेक्शन 128 ये भी स्टेट करता है कि अगर बैंक ने जो पेमेंट करी है चेक की, जो ड्रॉन किया गया था, वो प्रॉपर मैनर में है तो बैंक की लाइबिलिटी वहीं पे एब्सोल्ड हो जाएगी, फिर चाहे जो उस चेक की पेमेंट की जो अमाउंट है वो रियल ओनर, जो एक्चुअल ओनर है, उसको मिले या फिर ना मिले। और मेन रीज़न क्या होता है इस प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने का, कि बैंकर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बैंकर को जितने भी दुनिया में पीपल हैं सभी की जो सिग्नेचर है उसके बारे में जानकारी हो, और ये भी नेसेसरी होता है कि बैंकर को अपने कस्टमर के सिग्नेचर के बारे में पता होना चाहिए, और वो लीगली बाउंड होता है कि उसको कस्टमर के सिग्नेचर के बारे में वो जाने।
अगर जो कस्टमर के सिग्नेचर हैं वो प्रूव हो जाते हैं कि उनमें फॉल्ट है, तो उस केस में बैंकर को कोई भी प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होगी। कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे जो बैंकर ने प्रूव कर दिया कि जो फॉल्ट था वो बैंकर का नहीं था, कस्टमर की जो लापरवाही थी उस वजह से फॉल्ट हुआ, तो उस केस में जो प्रोटेक्शन है वो बैंक को प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी डैमेजेस होंगे कस्टमर को, उसके लिए जो बैंकर है वो लायबल नहीं होगा। एक्चुअल प्रैक्टिस में किसी भी चेक की पेमेंट करने से पहले जो बैंक क्या करता है, वो इंसिस्ट करता है कि जिस पर्सन को, मतलब कि जो पेमेंट वगैरह जिसको दे रहा है, तो वो पहले क्या करे, उसके जो सिग्नेचर है वो उनको रिसीव करे, उनको प्रॉपरली मैच करे और उसके बाद ही जो पेमेंट है वो रिलीज़ करे। और यहाँ पे इस केस में जो पर्सन अटेस्टिंग द सिग्नेचर एग्री टू बिकेम ए श्योरिटी फॉर द बैंक एज ही नोज एंड रिकॉग्नाइज द पर्सन टू होम द पेमेंट इज बीइंग मेड। और यहाँ पे जो जब बैंकर ने जिस पर्सन को पेमेंट करा उसको असिस्ट करा कि वो उस पर्सन के जो सिग्नेचर है उनको अटेस्ट करे, तो वो इसलिए करता है ताकि वो जिसको पेमेंट की गई है उसको श्योरिटी हो जाए कि वो उस पर्सन को जानता है या फिर नहीं। तो इस हिसाब से जो पेमेंट है वो की जाती है चेक की। मार्किंग ऑफ चेक। चेक क्या है, एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको स्पेसिफिक बैंक पे ड्रॉन किया जाता है और उसकी जो पेमेंट कब होगी, पेबल हो जाएगा डिमांड पे, कि जब भी डिमांड हो तभी जो चेक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। नॉर्मली पेमेंट के लिए जो चेक है ज़रूरी नहीं कि वो बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि चेक को ड्रॉन किया जाता है ताकि जो इमीडिएट पेमेंट है वो की जा सके। यूएसए में क्या होता है कि जो चेक है उनको मार्क किया जाता है ताकि उन्हें पहले सर्टिफाई किया जाए कि वो जो चेक है उनकी जो पेमेंट है वो सही से हो रही है। इट मीन्स कि उस चेक को पहले अच्छे से वेरीफाई कर लिया है कि अब उसकी पेमेंट डन है। जो ये प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक चेक को मार्क किया जाएगा या सर्टिफाइड किया जाएगा बैंक के द्वारा, उसको क्या कहेंगे, सर्टिफिकेशन कहेंगे या फिर मार्किंग ऑफ द चेक कहेंगे। जो मार्किंग है चेक की वो ये प्रूफ कर देती है कि बैंक ने उस चेक को एक्सेप्ट कर लिया और अब बाद में क्या हो जाएगी, उस चेक की पेमेंट हो जाएगी, मतलब वो चेक अब पेबल है। अपॉन मार्किंग द चेक द बैंक इज बाउंड टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक टू द क्रेडिटर और टू द बियरर। इट मीन्स कि जब चेक की मार्किंग हो जाती है उसके बाद जो बैंक है वो बाउंड है कि जो भी उस चेक का होल्डर है, बियरर है या फिर क्रेडिटर है, उसको पेमेंट की जाए। इंडिया के अंदर जो चेक की मार्किंग है वो इतनी कॉमन नहीं है आज के टाइम में, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन बैंकर्स हैं वो चेक को मार्क करते हैं ताकि जो पेमेंट है वो सही से हो जाए, उसको सर्टिफाई करते, ऑथेंटिकेट करते हैं। एंड नॉट इक्वली बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑन, लेकिन वो इतना इक्वली बाउंडेशन नहीं है कि मार्किंग के बाद उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, कि जैसे यूएसए में है कि चेक की मार्किंग हो गई तो वो बाउंड हो जाते हैं उसको पेमेंट करने के लिए, क्रेडिटर को और बियरर को, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अब बैंकर मार्क्स अ चेक एज बीइंग गुड फॉर पेमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। तो कब एक जो बैंकर है वो चेक को मार्क कर देता है कि अब ये चेक रेडी है कि इसकी बस पेमेंट हो जाएगी। फर्स्ट इज मार्किंग एट ड्रॉवर्स इंस्टेंस। जो ड्रॉवर है अगर वो ये चाहता है कि जो उसने चेक को ड्रॉन किया है कि उसने आउटसाइडर्स को जो पेमेंट करने के लिए उस चेक पे क्या हो जाए, गुड मार्क हो जाए, तो जो बैंक होगा वो इंश्योर करेगा कि जो भी इनफ मनी है वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट है या फिर नहीं है, उस चेक को स्टैंप करेगा और नोट सम वर्ड सच एज द गुड, और फिर उसको चेक करने के बाद उस चेक के ऊपर जो गुड वर्ड है उसको मार्क कर देगा चेक के फेस पर। एंड देन यूजुअली कीप द अमाउंट ऑफ द चेक सेपरेटली, और जो चेक की अमाउंट होगी उसको हमेशा क्या रखेगा, सेपरेटली रखेगा। हाउएवर इफ बिफोर द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अगर चेक को जिस टाइम पे प्रेजेंट किया गया था उससे पहले जो एक्सेस फंड है वो ड्रॉवर ने विड्रॉ कर लिया और जो इनसफिशिएंट, मतलब कि बैंक के अंदर इनसफिशिएंट फंड है पेमेंट करने के लिए, जो मार्क्ड चेक के ऊपर जो पेमेंट लिखी हुई थी उतना अमाउंट ड्रॉवर के बैंक बैलेंस में नहीं है,
तो उस केस में जो बैंकर के पास राइट है कि वो उस चेक को डिसऑनर कर सकता है, कि जिस चेक को उसने पहले गुड मार्क किया था, जब ड्रॉवर ने उस चेक को लिखा तो बैंक ने क्या करा, पहले सब कुछ चेक करा, जो भी अमाउंट है उसके अंदर डिपॉजिट जो उसके अकाउंट में है या नहीं है उसको स्टैम्प किया और फिर उसको गुड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जिस टाइम पे उस चेक को पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया उससे पहले ड्रॉवर ने जो एक्सेस फंड है उसको विड्रॉ कर लिया, या फिर जिस टाइम पे प्रेजेंट किया उस टाइम पर जो भी मार्क्ड चेक था उसके ऊपर जो पेमेंट लिखी हुई थी वो फंड अवेलेबल नहीं था अकाउंट में, तो उस केस में जो बैंकर क्या करेगा, उस चेक को डिसऑनर डिक्लेयर कर सकता है। सेकेंड इज मार्किंग एट होल्डर्स इंस्टेंस। अब जो मार्किंग है चेक की होल्डर के इंस्टेंस पे मीन्स दैट द बैंक सर्टिफाई, तो बैंक क्या सर्टिफाई करता है कि देर आर द इनफ फंड इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉअर एट द टाइम ऑफ मार्किंग टू पे द चेक, कि जिस टाइम पे वो चेक की पेमेंट के लिए मार्किंग करने वाला है तो उस टाइम पे वो ये चेक कर ले कि ड्रॉअर के बैंक अकाउंट में इनफ फंड है या नहीं। अगर किसी केस में जिस टाइम पे उसको एक्चुअल डिमांड किया गया था, पेमेंट की जब एक्चुअल डिमांड की गई थी उससे पहले ड्रॉवर ने अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में क्या है, इम्पॉसिबल है कि वो चेक की पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो भी जो बैंक है वो डिसऑनर डिक्लेयर कर सकता है चेक को। थर्ड क्या है, मार्किंग एट कलेक्टिंग बैंकर्स इंस्टेंस। तो एक मार्किंग कब होती है, जब बैंकर उसको कलेक्ट करता है, जब चेक को मतलब व्हेन द चेक इज लेट इन रीचिंग द बैंक फॉर द कलेक्शन, कि जब बैंक में उस चेक को भेजा जाता है कलेक्शन के लिए तो जो बैंक है उस टाइम पे भी ध्यान में रखेगा कस्टमर के इंटरेस्ट को और उस चेक को सेंड कर देगा कंसर्न बैंक को मार्किंग के लिए कि उस टाइम पे भी उसकी मार्किंग हो। तो पेइंग बैंक है देयर अपॉन आफ्टर इंश्योरिंग दैट देयर आर द इनफ फंड इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉवर, और फिर दोबारा से बैंकर है वो चेक करेगा कि जो ड्रॉवर के अकाउंट में इनफ फंड है या नहीं, अगर है तो उस पर जो गुड वर्ड है उसको मार्क कर देगा और जो डेट है वो मेंशन करेगा कि किस डेट को इसकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है मार्किंग की, पहले ड्रॉवर के टाइम पे कि जब ड्रॉवर चेक को इशू करता है, सेकंड फिर होल्डर के इंस्टेंस पे कि जब होल्डर ने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, और लास्ट जब कलेक्शन के टाइम पे। क्रॉसिंग अ चेक, क्रॉसिंग अ चेक क्या होता है, मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग, व्हेन टू एंगुलर पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन द फेस ऑफ द चेक इज सेड टू हैव बीन क्रॉस्ड। तो जब चेक के जो फेस है उस पर दो एंगल, मतलब यहाँ पे देखो ऐसे दो पैरेलल लाइन बनी हुई है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये चेक क्या हो चुका है, क्रॉस्ड हो चुका है। दीज लाइंस आर यूजुअली ड्रॉन ऑन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द चेक, और जो ये दो पैरेलल लाइन होती है वो हमेशा कौन सी साइड होंगी, अपर लेफ्ट हैंड साइड होंगी। Sometimes some words are mentioned in between these line, otherwise they are left blank। कभी कभी तो क्या होता है कि इन दो पैरेलल लाइन के बीच में कुछ वर्ड्स है वो लिखे जाते हैं और कई बार इनको ब्लैंक ही छोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इस पे लिखा हुआ है एंड कंपनी। तो क्रॉस्ड चेक इज वन ऑन विच टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन अक्रॉस इट्स फेस विद और विदाउट एनी वर्ड्स बिटवीन दीज लाइंस। तो क्रॉस्ड चेक वो चेक होते हैं जिनके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइन होंगी और उन पैरेलल लाइन में कुछ वर्ड्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे स्पेसिमन है क्रॉस्ड चेक का, तो लेफ्ट हैंड साइड दो पैरेलल लाइन है और बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड कंपनी। यहाँ पे जो पे है मिस्टर निखिल जैन एंड कंपनी, यहाँ पे डेट मेंशन है या धारक को और बियरर को अदा करे। यहाँ पे जो अमाउंट है ₹5000। यहाँ पे बैंक का नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और फिर एड्रेस है, नंबर है, सिग्नेचर है। A crossed check is considered to be much safer from the point of view of payment। तो जब भी पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो crossed चेक को सबसे सेफ कंसिडर माना जाता है। क्यों? क्योंकि चेक पेबल टू ऑर्डर इज सेफर देन अ चेक पेबल टू अ बेयरर। क्योंकि जो चेक है अगर आज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट उसकी पेमेंट हुई है तो वो थोड़ा सेफ होगा एज कम्पेयर टू बियरर चेक। क्योंकि बियरर चेक में क्या होता है, कोई भी नेम स्पेसिफाइड नहीं होता, तो जो भी होल्डर है उस इंस्ट्रूमेंट का वो पेमेंट को रिलीज करवा सकता है।
Crossed check is even safer than a check payable to order because a crossed check, unlike a bearer check, cannot be encashed at the counter of a bank. तो देखो, जो ऑर्डर चेक है वो बियरर चेक से ज़्यादा सेफ है, और जो क्रॉस्ड चेक है वो ऑर्डर चेक से भी ज़्यादा सेफ है। जो क्रॉस्ड चेक है, जैसे कि बियरर चेक में तो क्या होता है, उसको हम काउंटर पे ही, जो बैंक का काउंटर है वहाँ पे इनकैश करवा लेते हैं, लेकिन क्रॉस्ड चेक को बैंक के काउंटर पे इनकैश नहीं कराया जाता। जो पे है क्रॉस्ड चेक का हैज़ टू डिपॉजिट द चेक इन द बैंक इन विच ही हैज़ एन अकाउंट एंड इन ऑर्डर टू विड्रॉ द अमाउंट ही हैज़ टू इशू अ फ्रेश चेक। कि जिस बैंक अकाउंट में मतलब उस चेक को डिपॉजिट किया गया है, क्रॉस चेक को, तो उसका उसमें अकाउंट होना चाहिए, और जो अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, और फिर उसको क्या करेंगे, जो फ्रेश चेक है वो इशू किया जाएगा। तो देयरफॉर नो पर्सन अदर देन द पे कैन रिसीव द पेमेंट ऑफ ए क्रॉस्ड चेक। तो इस केस में जो पे के अलावा कोई और दूसरा पर्सन है वो पेमेंट को रिसीव कर ही नहीं सकता। अगर उसको पेमेंट रिसीव करनी है तो पहले उस बैंक में अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, और जो फ्रेश चेक है वो इशू करके फिर पेमेंट को वो विड्रॉ कर सकता है। अगर कोई बैंक है वो क्रॉस्ड चेक की जो पेमेंट है अगर वो काउंटर पे कर देगा, तो जो रिस्क होगा वो बैंकर का ही होगा। इट मीन्स कि अगर जिस पर्सन को पेमेंट रिसीव हुई है वो एक्चुअल पे ही नहीं था, तब जो बैंक की लाइबिलिटी बनेगी कि वो एक्चुअल पे को पेमेंट करे, फिर से पेमेंट करे। तो मेन पर्पस क्या होता है किसी भी चेक को क्रॉस करने का, कि उस चेक को सिक्योर किया जा सके। अगर किसी चेक को क्रॉस कर दिया तो वो सिक्योर हो गया। इन केस अगर उस चेक की अगर चोरी भी हो जाती है तब भी जो लॉस है वो इंश्योर्ड रहेगा। इट मीन्स कि किसी भी हालत में जो उस चेक का एक्चुअल ओनर है उसको फाइंड आउट कर लिया जाएगा। तो क्रॉस करने का चेक का मेन पर्पस होता है चेक को ज़्यादा सिक्योर करना, कि जो पेमेंट है वो एक्चुअल ओनर को ही रिसीव हो, किसी अनदर पर्सन को पेमेंट ना मिले। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, तो दो टाइप की क्रॉसिंग होती है, एक है जनरल क्रॉसिंग एंड दूसरी है स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है कि जो दो एंगुलर पैरेलल लाइन होती हैं उनको चेक पे ड्रॉन किया जाएगा, और साथ में जो वर्ड्स हैं एंड कंपनी और एंड कंपनी ये लिखे जाएंगे लाइन के बीच में, और अगर उनको ब्लैंक भी छोड़ना है तब भी विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, जो ये वर्ड्स है लिख भी सकते और नहीं भी। तो इस टाइप की जो क्रॉसिंग होगी उसको कहा जाएगा जनरल क्रॉसिंग। तो इट शुड बी नोटेड दैट इन जनरल क्रॉसिंग नो नेम ऑफ एनी बैंक इज मैंशन। तो जब जनरल क्रॉसिंग होती है तो किसी भी बैंक का जो नेम है वो मैंशन नहीं होता। द फॉलोइंग आर अ फ्यू स्पेसिमेन ऑफ द जनरल क्रॉसिंग, और ये सेक्शन 123 के अंडर आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दो एंगुलर पैरेलल लाइन है और बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड कंपनी, या फिर ANDCOMPANY एंड कंपनी, या फिर पैरेलल लाइन और वर्ड लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल, हो भी सकता और नहीं भी। सेकंड क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग। तो व्हेन इन बिटवीन टू एंगुलर पैरेलल लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक बैंक इज मैंशनड, कि जो पैरेलल लाइन होंगी ना वहाँ पे देखो एंड कंपनी वर्ड तो लिखा हुआ है, लेकिन साथ में जो बैंक का नेम भी स्पेसिफाइड है, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे भी देखो पे अकाउंट ओनली, यूनियन बैंक, नॉट नेगोशिएबल वर्ड है, लेकिन साथ में बैंक का नेम भी है बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट पे बैंक ऑफ अमेरिका। तो जिन मतलब कि जो क्रॉसिंग के टाइम पे जो बैंक का अगर नेम मेंशन है तो वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाएगी, बैंक का नेम मेंशन नहीं है तो वो जनरल क्रॉसिंग हो जाएगी। तो ये ज़रूरी होता है कि बैंक के नेम को स्पेसिफाई किया जाए स्पेशल क्रॉसिंग के केस में, और स्पेशल क्रॉसिंग के केस में जो पेमेंट है सिर्फ उसी बैंक से रिसीव होगी जिस बैंक का नेम स्पेसिफाइड क्रॉसिंग में मेंशन है। अगर जो पे है उसका कोई भी अकाउंट नहीं है स्पेसिफाइड बैंक में, तो ज़रूरी है कि पे को उस बैंक के अंदर अपना जो अकाउंट है उसको ओपन करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द बैंक, बैंक के नेम के अलावा जो अदर वर्ड्स हैं वो भी मैंशनड होते हैं, जैसे कि जनरल क्रॉसिंग में थे तो वो स्पेशल क्रॉसिंग में भी हैं, वो हमने देख ही लिए। जैसे यहाँ पे एंड कंपनी है, नॉट नेगोशिएबल है, तो ये वर्ड हमने कहाँ पे देखे थे, जनरल क्रॉसिंग में भी, लेकिन साथ में यहाँ पे बैंक का जो नेम है वो भी मेंशन है।
जो मेन एम होता है स्पेशल क्रॉसिंग का इज टू मेक द चेक इवन। हु मे क्रॉस अ चेक, कि एक चेक को क्रॉस कौन करा सकता है। तो सबसे पहले अगर चेक को इशू नहीं किया गया तो जो ड्रॉवर है वो उस चेक को क्रॉस करा सकता है, जर्नली भी क्रॉस करा सकता है और स्पेशली भी। अगर जो चेक है वो क्रॉस नहीं हुआ तो जो चेक का होल्डर होगा वो उसको क्रॉस करा सकता है, जर्नली भी और स्पेशली भी। थर्ड क्या है, अगर चेक को क्रॉस करा दिया कैसा, जर्नली, तो जो चेक का होल्डर होगा वो उसको स्पेशली क्रॉस करा सकता है। अगर जो चेक है वो क्रॉस्ड हो चुका है जर्नली या फिर स्पेशली, तो जो होल्डर होगा ना उसमें जो वर्ड्स है वो ऐड करा सकता है, जैसे कि नॉट नेगोशिएबल, ये सब। इफ़ द चेक हैज़ बीन क्रॉस्ड स्पेशली, अगर जो चेक है वो स्पेशली क्रॉस्ड हो चुका है और बैंक के फेवर में, देन दैट बैंक में क्रॉस इट स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर बैंक, तो वो बैंक है उस चेक को स्पेशली क्रॉस्ड कर सकता है दूसरे बैंक के फेवर में, क्योंकि वो जो दूसरा बैंक है वो उसका एजेंट हो सकता है, वो कलेक्शन के लिए ही करेगा। कॉमन टर्म्स यूज्ड इन क्रॉसिंग ऑफ चेक, जब चेक को क्रॉस कराया जाता है तो कौन कौन सी जो कॉमन टर्म्स है वो यूज़ होती हैं। तो डिफरेंट टर्म्स है क्रॉसिंग ऑफ अ चेक के टाइम पे जो यूज़ होंगी। अ फ्यू सच टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स आर गिवन बिलो, कुछ टर्म्स के मीनिंग यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले है एंड कंपनी। इफ़ द वर्ड्स एंड कंपनी आर रिटन इन बिटवीन द टू लाइन्स, तो दो एंगुलर लाइन के बीच में हमने वर्ड देखा था एंड कंपनी, ये जनरली क्रॉसिंग के केस में था। और द स्पेस इज लेफ्ट ब्लैंक, और जो बाकी स्पेस क्या है, ब्लैंक है। बोथ हैव द सेम मीनिंग, या तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंड कंपनी वर्ड लिखो या उसको ब्लैंक छोड़ दो, दोनों का सेम मीनिंग है। द वर्ड्स एंड कंपनी आर यूज्ड मेयरली एज अ मैटर ऑफ कस्टम एंड हैव नो स्पेशल मीनिंग विद रिगार्ड टू द चेक। बस ये क्या है, कस्टम की तरह है, एक रिवाज की तरह हो गया, इसका कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं है चेक के रिगार्डिंग। सेकेंड इज नॉट नेगोशिएबल, अगर दो एंगुलर पैरेलल लाइन के बीच में जो वर्ड्स क्या है नॉट नेगोशिएबल है वो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि चेक लॉन्गर ट्रांसफरेबल नहीं है। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल। नोट लग गया, इट मीन्स कि नोट ट्रांसफरेबल, बट इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि जो ट्रांसफरी है वो सेम टाइटल को गेट करेगा जो कि ट्रांसफर का टाइटल था। इट मीन्स कि अगर जो ट्रांसफरर है उसका जो टाइटल अगर वो डिफेक्टिव हुआ तो ट्रांसफरी को भी जो डिफेक्टिव टाइटल ही रिसीव होगा चेक का, फिर चाहे उस चेक को उसने अक्वायर्ड क्यों न किया हो, किस वे में अक्वायर्ड किया हो, गुड फेथ में अक्वायर किया हो, वैलिड कंसिडरेशन के लिए अक्वायर किया हो, कंप्लीट फॉर्म में हो और मैच्योरिटी की डेट से पहले अक्वायर किया हो, तब भी अगर ट्रांसफ़र का टाइटल डिफेक्टिव हुआ तो ट्रांसफरी को जो टाइटल है वो भी डिफेक्टिव ही मिलेगा। तो जो वर्ड्स होते हैं नॉट नेगोशिएबल, तो वो चेक पे अगर लिख दिए तो वो एक वार्निंग की तरह, एक वार्निंग की तरह क्या करेंगे, ट्रांसफरी को मतलब वार्न करेंगे कि जब भी वो इस तरह के जो चेक को अगर एक्सेप्ट करे तो उससे पहले थोड़ी सी इंक्वायरी कर ले, किसके बारे में, ट्रांसफर के टाइटल के बारे में, कि उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर एक्यूरेट टाइटल है, गुड है, तो ही उसको एक्सेप्ट करें। अगर कोई पर्सन है जो चेक को चुरा लेता है और उसको अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर देगा, और जो भी चार जो मेंशन कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी, कि उसने जो चेक को अक्वायर किया है गुड फेथ में अक्वायर किया है, वैलिड कंसिडरेशन के लिए अक्वायर किया है, मैच्योरिटी डेट से पहले अक्वायर किया है, और क्या था, कंप्लीट फॉर्म में है, तो उस केस में जो ट्रांसफरी है उसको गुड टाइटल रिसीव होगा उस चेक का, भले ही जो ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव क्यों ना हो। लेकिन अगर जो वर्ड्स है उस चेक के अंदर नॉट नेगोशिएबल वर्ड्स को ऐड कर दिया, दो पैरेलल लाइन के बीच में नॉट नेगोशिएबल वर्ड्स ऐड हो गए, तो इट मीन्स कि जो ट्रांसफरी है चाहे उसने उस चेक को ऑनेस्टली रिसीव क्यों ना करा हो, जो चार मेंशन कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई क्यों ना हो, तो फिर भी उसको जो टाइटल है अगर ट्रांसफ़र की तरफ से डिफेक्टिव टाइटल था तो उसको भी जो डिफेक्टिव टाइटल है वही रिसीव होगा।
तो देयरफॉर सच अ चेक शुड बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन द ट्रांसफर इज नोन टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है कि जब भी वो नोट नेगोशिएबल वाले चेक को रिसीव करे तो एक बार अच्छे से चेक कर ले, वेरीफाई कर ले कि जो ट्रांसफ़र का टाइटल है वो ऑनेस्ट है, वो ट्रस्टवर्दी है, तभी वो उसको एक्सेप्ट करे, अदरवाइज मना कर दे। थर्ड इज अकाउंट पेई ओनली। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इज क्लियर। तो जो ये वर्ड्स हैं अकाउंट पेई ओनली, द अमाउंट ऑफ द चेक शुड ओनली बी डिपॉजिट इनटू द अकाउंट ऑफ द पे। कि जो भी चेक की अमाउंट होगी वो सिर्फ जो पे के अकाउंट है ना वहीं पे डिपॉजिट होगी। एंड द पेमेंट शुड नॉट बी मेड टू एनी अदर पर्सन। और जो पेमेंट है किसी भी दूसरे पर्सन को नहीं की जाएगी। If the words account pay are added to the crossing of the check, then the payment of the check became safe. तो जब अकाउंट पे वर्ड को ऐड किया जाता है क्रॉसिंग के टाइम पे तो वो चेक और भी ज़्यादा सेफ हो जाता है पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे जो पेमेंट है सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन को ही होगी, जिसका नेम मेंशन है उसी को ही पेमेंट होगी। अंडर रुपीज़, जो ये वर्ड्स होते हैं आर यूज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ एन ओल्ड कस्टम विच इज स्टिल इन प्रैक्टिस। की जो पुराने रीति रिवाज है उनके तहत ही जो अंडर रुपीज़ वर्ड है वो ऐड किए जाएंगे। दीज वर्ड्स मीन दैट द अमाउंट ऑफ द चेक विल नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड। और ये जो अंडर रुपीज़ है ये स्पेसिफाइड करते हैं कि जो चेक की लिमिट होगी वो जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है उससे एक्सीड नहीं करेगी। अंडर रुपीज़ सच a crossing is normally used by the businessman while giving a donation। ज़्यादातर केसेस में जो अंडर रुपीज़ है वो बिजनेसमैन के द्वारा यूज़ की जाती है जब भी वो डोनेशन देते हैं। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जनरल क्रॉसिंग का कि जो चेक को सिक्योर करना, और स्पेशल क्रॉसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिक्योरिटी और भी ज़्यादा प्रोवाइड करना। जनरल क्रॉसिंग से चेक सिक्योर हो जाता है लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग से और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है कि जो सिक्योरिटी की डिग्री है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यूज़ ऑफ वर्ड्स, जनरल क्रॉसिंग में जो वर्ड्स है वो यूज़ होते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, ऑप्शनल है कि उनको यूज़ करो या फिर ना करो। स्पेशल क्रॉसिंग के केस में जो नेम है स्पेसिफिक बैंक का और वो टू पैरेलल लाइन के बीच में बैंक का नेम लिखना नेसेसरी है, असेंशियल है, तो द क्वेश्चन ऑफ लिविंग दैम ब्लैंक डज नॉट अराइज। तो बैंक का नेम तो कंपलसरी हो गया, इट मीन्स कि जो पैरेलल लाइन को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। पेमेंट, तो जनरल क्रॉसिंग के केस में जो पेमेंट होगी चेक की वो किसी भी बैंक के थ्रू हो सकती है, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग के केस में जो पेमेंट होगी चेक की वो सिर्फ उसी बैंक से रिसीव होगी जिसका नाम उस चेक के अंदर मेंशन है। कैंसलेशन ऑफ क्रॉसिंग ऑफ अ चेक, कि जब किसी चेक की जो क्रॉसिंग है उसको कैंसलेशन करना है। इन केस द ड्रॉवर ऑफ अ चेक वांट्स टू कैंसिल द क्रॉसिंग, अगर जो चेक का ड्रॉवर है वो चाहता है कि जो चेक की क्रॉसिंग है उसको कैंसिल किया जाए। ही हैज़ बाय मिस्टेक क्रॉस्ड, कि उसने गलती से उसको क्रॉस करा लिया था। ही मे डू सो बाय कैंसिलिंग द पैरेलल लाइन्स एंड राइटिंग द वर्ड्स पेमेंट बी मेड इन कैश। तो वो उस क्रॉसिंग को कैंसिल करा सकता है पैरेलल लाइन के बीच में थे जो, और वहाँ पे जो वर्ड्स है वो मेंशन करवा देगा कि जो पेमेंट होगी वो कैश में होगी, एंड साइनिंग बिलो इट, और उस पर साइन कर देगा। इस मैनर में जो क्रॉस्ड चेक है वो फिर से क्या बन जाएगा? बियरर चेक बन जाएगा, और जो पेमेंट है वो सेम उसी मैनर में होगी जैसे कि एक बियरर चेक की होती, फ्रॉम द काउंटर ऑफ द बैंक, और बैंक के काउंटर से उस चेक की पेमेंट को रिसीव कर लिया जाएगा। However, only the drawer of the check has the right to cancel the crossing of the check। लेकिन यहाँ पे जो चेक की क्रॉसिंग है उसको कैंसिल करवाने का जो राइट है वो सिर्फ चेक के ड्रॉवर के पास ही है। बाउंसिंग ऑफ चेक्स, बाउंसिंग चेक क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया में, और ये जो ऑफेंस है, क्राइम है, वो सेक्शन 138 के अंडर आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और जो चेक का अमाउंट है वो भी ट्वाइस हो सकता है, डबल हो सकता है। और जो ये इम्प्रिजनमेंट है या फिर जो चेक का डबल होना, ये कब अप्लाई होगा? जब चेक को बाउंस किया जाता है, किस वजह से? कि आपके अकाउंट में जो फंड है वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर आप भूल जाते हो उस चेक पे जो डेट है या साइन करना वो आपने मेंशन नहीं किए।
तो सेक्शन 138 से लेकर के 142 तक जो चैप्टर 17 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, वो चेक के डिसऑनरिंग के साथ डील करता है। सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग कि जहाँ पे एक पर्सन ने चेक को ड्रॉन किया और उस अकाउंट से जो उसने बैंकर के साथ मेंटेन किया हुआ था कि वो बैंकर क्या करे, उसके अकाउंट में से पेमेंट कर दे किसको, अनदर पर्सन को। और किस लिए, कि उसकी लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, या तो सारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करे या पार्ट में डिस्चार्ज करे। तो बैंक है अगर वो उसको अनपेड डिक्लेयर कर देता है कि जो पेमेंट है वो नहीं हुई, किस वजह से कि जो अमाउंट थी उसके बैंक अकाउंट में वो इनसफिशिएंट है चेक को ऑनर करने के लिए, या फिर जो अमाउंट अरेंज की गई है वो एक्सीड करती है कि जो बैंक के साथ अग्रीमेंट हुआ था उस अमाउंट से ज़्यादा है, तो उस केस में उस पर्सन को ये माना जाएगा कि उसने एक ऑफेंस को कमिट किया है और इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस पर्सन को पनिश किया जाएगा और उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है जो 1 साल तक होगी, और उसके ऊपर फाइन भी लगेगा जो जो अमाउंट थी चेक की उसके 2 तक एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। जो भी प्रोविजंस गिवन है इस सेक्शन के अंडर वो तब तक अप्लाई नहीं होंगे जब तक जो चेक है जिसको प्रेजेंट किया गया है बैंक को वो 6 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट किया गया हो। मीन्स कि वो वाली डेट जिस डेट को उस चेक को ड्रॉन किया गया था, या फिर वो वाला टाइम पीरियड जो उसकी वैलिडिटी का टाइम पीरियड था, दोनों में से जो भी जल्दी होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर उस चेक को प्रेजेंट किया गया हो। और ये सेक्शन 138A के अंडर आता है। जो पेई है, जो होल्डर है ऑफ द चेक एज द केस में बी मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट, तो वो क्या करता है उस चेक की पेमेंट की डिमांड करता है। और फिर जो उसको जो ड्रॉअर है उसको एक नोटिस दिया जाता है राइटिंग में कि वो जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिली है तो 15 डेज के अंदर अंदर उस चेक की पेमेंट करते। तो उस केस में अगर वो नहीं करता, जो ड्रॉवर है उस चेक का वो फेल हो जाता है पेमेंट करने में, कि जो भी उसको अमाउंट बोला गया था पेमेंट करने के लिए पेई को वो फेल हो गया, वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो कब नहीं कर पाया, जब भी उसको नोटिस रिसीव हुआ है उसके 15 डेज के अंदर अंदर। और ये आता है सेक्शन 138C के अकॉर्डिंग। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डेट और अदर लाइबिलिटी मीन लीगली इन्फोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी। तो इस सेक्शन के अंदर जो भी हमने वर्ड यूज़ करा है डेट और अदर लाइबिलिटी, उसका मतलब क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी, कि कानूनी तौर पे ये इन्फोर्सेबल है, लीगली है, डेट और अदर लाइबिलिटी। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस, the ingredients of the offense as contemplated under the section 138 of the act are as under। तो क्या क्या ingredients हैं, तो फर्स्ट इज द चेक मस्ट हैव बीन ड्रॉन फॉर डिस्चार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग डेट और लाइबिलिटी, कि जो चेक को ड्रॉन किया गया हो जो भी एग्जिस्टिंग डेट है लाइबिलिटी है उनको डिस्चार्ज करने के लिए। दूसरा क्या है, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 6 मंथ और विद इन वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर, कि जो चेक है उसको जिस डेट को वो ड्रॉ किया गया था उसके 6 महीने के अंदर, या फिर जो वैलिडिटी पीरियड है उसके अंडर, तो जो भी पहले आएगा तो वो डेट यहाँ पे लेट की जाएगी। चेक मस्ट बी रिटर्न्ड अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, कि जो चेक को रिटर्न किया गया है किस वजह से, कि उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड थे ड्रॉवर के अकाउंट में, या फिर जो अमाउंट है वो एक्सीड करती थी जो भी एग्रीमेंट हुआ था बैंकर के बीच में और जो ड्रॉवर है उसके बीच में। फैक्ट ऑफ द डिसऑनर बी इन्फॉर्म्ड टू द ड्रॉवर बाय नोटिस विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जो भी डिसऑनर होने का फैक्ट है उसके बारे में ड्रॉवर को इन्फॉर्म किया जाएगा। ड्रॉवर ऑफ द चेक मस्ट फेल टू मेक पेमेंट विद इन द 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस, तो जिस डेट को उसको नोटिस रिसीव हुआ, नोटिस मिलने के बाद जो 15 दिन होंगे 15 डेज के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी है। अगर वो फेल हो जाता है तब, तो ये सब होगा तब माना जाएगा कि वो ऑफेंस हुआ है। नोट गिवन है कि जो पेई है वो ड्रॉवर के रिगार्डिंग जो प्रोसिक्यूट है कार्यवाही कर सकता है जो जब चेक डिसऑनर होता है। किस केस में, जो भी चेक के अंदर अमाउंट मेंशन है वो मतलब कि किसके टूवर्ड्स होनी चाहिए, जो भी डेट है या फिर अदर लीगल लाइबिलिटी है ड्रॉवर की,
जो पेई के रिगार्डिंग होगी, डेट को पेमेंट करने की या फिर कोई और लीगल रूप से जो लाइबिलिटी है उसके लिए, उसको डिस्चार्ज करने से। लेकिन ड्रॉवर ने उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया और वो चेक था वो डिसऑनर हो गया। उस केस में जो पेई है वो प्रोसिक्यूट कर सकता है ड्रॉवर के अगेंस्ट। लेकिन जब जो चेक है उसको इशू किया गया एज ए गिफ्ट या फिर लोन को लैंड करने के पर्पज से, कि जो ड्रॉवर ने जो पे है उसको लोन के रूप में वो चेक था वो इशू किया था, या फिर किसी अनलॉफुल पर्पज से उस चेक को इशू किया गया है, तो वहाँ पे जो लीगल लाइबिलिटी है वो अराइज नहीं होती। तो जो ड्रॉवर है उसके रिगार्डिंग भी कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी इन केसेस में। तो लाइबिलिटी यहाँ पे कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। इसी रिगार्डिंग एक लीडिंग केस भी है, गोवा प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस री चिको उर्सुला डिसूजा। और एक्यूज्ड यहाँ पे कौन है? गोवा प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड है, और जो चिको उर्सुला डिसूजा है वो कंप्लेनेंट है। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन से ये जो केस है वो अराइज हुआ था। इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो गोवा प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड है उसने 40,000 के जो 10 पोस्ट डेटेड चेक हैं वो इशू किए थे। और पोस्ट डेटेड चेक कौन से होते हैं? कि जिनको इशू पहले किया जाता है लेकिन उनकी जो पेमेंट है वो जो डेट चेक के अंदर मेंशन होगी उसी डेट को होगी। उससे पहले जो भी जिसको मतलब चेक मिला है वो उसको बैंक में डिपॉजिट करवा सकता है और बैंक उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, लेकिन जो पेमेंट है वो जो भी डेट मेंशन थी उसी डेट को होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बाद में जो गोवा प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड है उसको ये लगा कि जिस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो चेक इशू किए गए थे वो लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, तो उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि वो जो कंप्लेनेंट है उसको जो भी चेक है उसकी जो पेमेंट है वो ना करे, वो पेमेंट को स्टॉप कर दे। और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने भी यही ऑब्जर्व किया था कि जो कंप्लेनेंट है वो फेल हो चुका है, वो अच्छे से मतलब प्रूफ नहीं कर पाया कि जो चेक उसको रिसीव हुए थे वो लीगल लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू किए गए थे। कंपैरिजन बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। हम 3 इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर चुके हैं, चेक क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले करते हैं सिमिलैरिटीज़ की समानताएं क्या क्या हैं। तो ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर इन राइटिंग। तीनों इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे? राइटिंग में होंगे, और जो मेकर है इन इंस्ट्रूमेंट का उसके साइन भी होंगे। जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स है वो मनी की टर्म्स में ही पेबल होंगे और किसी टर्म्स में पेबल नहीं होंगे। और तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? अनकंडीशनल हैं। जो अमाउंट रिटर्न ऑन ऑल 3 इंस्ट्रूमेंट इज स्पेसिफिक सम, यानी कि जिस अमाउंट के लिए इन इंस्ट्रूमेंट को लिखा जाता है वो अमाउंट स्पेसिफाइड होगी। All the 3 instruments are payable either to a specific person or to the order of the specified person or to the bearer and to nobody else. इट मीन्स कि जो तीनों इंस्ट्रूमेंट है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को अमाउंट पेबल करने के लिए ही इशू किए जाएंगे। वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। Differences. There are also quite a few differences among the 3 instruments which illustrated in the following table. तो differences क्या है तीनों में? सबसे पहले है पार्टीज। तो चेक में कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज हैं। नेम क्या क्या है? ड्रॉवर है, पेई है एंड पेयर है। पेयर कौन होगा? बैंक। ड्रॉवर कौन होगा? चेक को लिखने वाला। और पेई कौन होगा? जिसको अमाउंट रिसीव होगी चेक की। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, पेई एंड पेयर। जो ड्रॉई है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ 2 ही पार्टीज होती हैं, और मेकर एंड पेई। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो जो चेक है उसमें जो भी ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने का वो उसमें मेंशन होगा और ये किसी स्पेसिफाइड बैंक के ही ऊपर ड्रॉन किया जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ऑर्डर होता है, अमाउंट जो भी मेंशन है उसके अंदर वो पेमेंट करने के लिए, और ये किसी भी पर्सन पे ड्रॉन किया जा सकता है। ये बैंक को लेकर, क्योंकि बैंक यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे किसी भी पर्सन को, क्योंकि जो पर्सन होगा वो पेमेंट करेगा। ए प्रोमिसरी नोट इज ए प्रॉमिस टू पे द अमाउंट मेंशन्ड देयरऑन एंड इज नॉट एन ऑर्डर। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है अमाउंट को पे करने का, और ये ऑर्डर नहीं होता। तो चेक भी एक ऑर्डर है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी ऑर्डर है, लेकिन प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिस है, ऑर्डर नहीं है। एक्सेप्टेंस
जो चेक को एक्सेप्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ड्रॉई उस चेक को एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे सिर्फ जो ड्रॉवर है उसी के जो सिग्नेचर है वो नेसेसरी है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि जो ड्रॉई है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करे तभी वो वैलिड माना जाएगा। प्रोमिसरी नोट में भी क्या है, एक्सेप्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोमिसरी नोट है वो डेटर खुद लिखता है। पीरियड, जो चेक है वो डिमांड पे पेबल होगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिमांड पे भी हो सकता है और टाइम बिल भी हो सकता है। साइट बिल मीन्स जो पेबल ऑन डिमांड, और टाइम बिल मीन्स कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। जो प्रोमिसरी नोट है वो साइट भी हो सकते हैं और टाइम प्रोमिसरी नोट भी हो सकते हैं। इट मीन्स एट साइट प्रोमिसरी नोट एंड आफ्टर साइट प्रोमिसरी नोट। सर्कुलेशन, जो चेक है उसको कंट्री के अंदर सर्कुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन विद इन द कंट्री अ बिल मे ऑल्सो बी यूज टू डिस्चार्ज द फॉरेन डेट्स। तो सर्कुलेशन कंट्री में तो होती ही है बिल ऑफ एक्सचेंज की, इसके अलावा जो फॉरेन के डेट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए भी बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ किया जा सकता है। प्रोमिसरी नोट कैन बी यूज फॉर सर्कुलेशन विद इन द कंट्री ओनली, लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही जो सर्कुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्रॉसिंग, जो चेक है वो क्रॉस हो सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया जा सकता, प्रोमिसरी नोट को भी क्रॉस नहीं किया जा सकता। मिस्टेक, तो जो भी मिस्टेक होती है चेक को ड्रॉ करते टाइम तो बैंक है उसकी पेमेंट नहीं करेगा। अगर कोई मिस्टेक है, सिग्नेचर नहीं है, अमाउंट साफ क्लियर नहीं है, कोई और मिस्टेक है, तो उस चेक की पेमेंट नहीं होगी। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखते टाइम अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो अगर ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बाउंड होगा उसको पेमेंट करने के लिए। अगर प्रोमिसरी नोट को लिखते टाइम कोई मिस्टेक हो जाए तो जो मेकर है उसकी लाइबिलिटी वो कंटिन्यू रहेगी। लाइबिलिटी इफ़ नोट प्रेजेंटेड इन ड्यू कोर्स, कि अगर टाइम पे उस बिल को या चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया तो लाइबिलिटी किसकी अराइज होगी। अगर जो चेक को प्रेजेंट करने में डिले हो जाती है तो जो ड्रॉई है, एंडोर्सर है, वो उनकी लाइबिलिटी से रिलीव्ड नहीं होंगे। रिलीव्ड मीन्स चिंता मुक्त, तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो रहेगी। एक्सेप्ट व्हेन द बैंक फेल। सेकंड क्या है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अगर कोई भी डिले हो जाती है बिल को प्रेजेंट करते टाइम, तो जो सभी पार्टीज हैं किसको छोड़ के, ड्रॉई को छोड़ के, वो उनकी लाइबिलिटी से रिलीव्ड हो जाएंगे। In case there is a delay in the presentment of a promissory note, the maker is not relieved of his liability. अगर promissory note को प्रेजेंट करने में कोई भी डिले हो जाती है तो जो मेकर है promissory note का वो अपनी लाइबिलिटी से रिलीव्ड नहीं होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।